हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल से सेशन में, द एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग अध्याय से अधिकारी तक नाम की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना शुरू किया था। और इसमें पहला चैप्टर संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हमने 2 सेशन कर लिया है। आज ये तीसरा सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। इसका ये पहला प्रश्न है। अभी तक हमने टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज आगे 36 यानी कि 36वां क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है कि 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय परिषद जो है वो बनाया गया था। विकल्प एक बार आप देख लीजिए। जो विकल्प आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 10 सदस्यीय, 12 सदस्यीय, 15 सदस्यीय और 20 सदस्यीय, है ना। तो ये जो समिति थी वो 15 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, भारत सचिव की सहायता के लिए बनाया गया जो परिषद था, भारत परिषद जिसको हम लोग कहते थे, वो 15 सदस्यीय समिति थी। और ये एक तरह से कॉरपोरेट बॉडी थी। ठीक है, ये परिषद एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती थी और इसका अध्यक्ष जो है वो भी भारत सचिव ही होता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 भारतीयों को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में, ध्यान से देखिएगा, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, ठीक है, नामांकित किया था। तो इसमें जो 1861 में ही मतलब ये प्रावधान किया गया था कि अब जो शासन में भारतीयों को भी हिस्सा दिया जाएगा, उनकी भी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो इसी क्रम में मतलब कि 3 भारतीयों को उन्होंने किया था। तो बनारस के राजा, सही है, इनको भी नियुक्त किया था, पटियाला के राजा को भी नियुक्त किया था और सर दिनकर राव को किया था। तो ऑप्शन डी जो है यानी 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब किया था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कब किया गया था? तो ये किया गया था 1862 में। 1862 में यानी इस अधिनियम के आने के 1 वर्ष पूर्व किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था 3 भारतीयों को। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ये विभागीय प्रणाली इसको हिंदी में कहते हैं। इस किस अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? पोर्टफोलियो जो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था, इसको किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इसको मतलब कि पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। और ये क्या था? तो इसके अंदर जो वायसराय थे उनके परिषद में एक सदस्य को, ठीक है, या एक से अधिक सरकारी सदस्यों को मतलब को, जो मतलब जैसे कोई एक मेंबर है, इसके पास एक से अधिक विभाग दिया गया इनको कि आपको हर विभाग के लिए काम करना है। ठीक है, जैसे होता है ना कि अभी प्रशासनिक सेवा में एडिशनल चार्ज दिया जाता है, उसी तरह का ये व्यवस्था था पोर्टफोलियो प्रणाली। ये भारत सरकार भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत इसको सरकार संवैधानिक मान्यता दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम के माध्यम से वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के, ठीक है, अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था? कि मतलब अगर किसी भी तरह का कोई आपातकाल है तो आपको काउंसिल के मतलब निर्णय या काउंसिल के सहमति का इंतज़ार नहीं करना है, आप सीधे आप कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। और ये वायसराय को आपातकाल में मतलब उनके जो परिषद है जो बनाया गया था, भारत सचिव जिसके वो मतलब हेड होते थे, तो उनसे इनको सलाह लेने की
मतलब आपातकाल में जो है वो मतलब कि जरूरी नहीं था कि उनसे उनका सलाह लिया जाए, वो सीधे सीधे अध्यादेश जारी कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक कंडीशन था कि इनके इस अध्यादेश की जो अवधि थी वो सिर्फ 6 माह तक वैध होती थी। ठीक है, 6 महीना के बाद ये अपने आप निरस्त मान लिया जाता था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है यहाँ कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग धारित था? तो उनके पास जो है वो परिषद के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रमंडल मामले के और विदेश मामले भी उनके पास थे। ठीक है, और इसी समय जो है मतलब खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था, और गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है वो किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा सा आसान प्रश्न है। ये 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से या रिफॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय ये जो जब अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया था, उस समय जो है वो मतलब कि मार्ले मिंटो जो थे मार्ले मिंटो, वो उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? भारत के राज्य सचिव। ठीक है, उसके बाद और ये मिंटो जो थे, ठीक है, मिंटो, वो उस समय भारत में वायसराय के पद पर थे। किस पद पर? तो वायसराय के पद पर। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम में भारतीय इतिहास में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की वैधानिक व्यवस्था की गई थी? देखिए, बहुत ही विवादास्पद मतलब ये एक्ट था, और इसी समय से मतलब भारत में सांप्रदायिकता का बीज जो है वो एक तरह से बोया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 1909 का अधिनियम होगा। 1909 के ही भारतीय शासन अधिनियम जो था, इसमें ही हम मतलब कि ये विवादास्पद विशेषता जो थी, मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। और इस मतलब इसका अर्थ ये होता था कि जो मुस्लिम सदस्य हैं उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। सोचिए कि आज कहीं पर चुनाव हो और किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए मतलब अपना नामांकन भरे, वहाँ से चुनाव लड़े और वह केवल उन्हीं के जाति के लोग मतदान करें, तो ये कितना घटिया कानून होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही व्यवस्था उस समय में अंग्रेज़ों ने किया था कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको वो ही सिर्फ मुस्लिम सदस्य को मतदान करेंगे। इस प्रकार इस कानून ने जो है वो एक तरह से सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप दे दिया, एक तरह से उसको एक नियम का रूप दे दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये 1909 के समय मार्ले मिंटो जो सुधार में आया था, तो लॉर्ड मिंटो उस समय में भारत के वायसराय थे, और इन्हें ही भारत में सांप्रदायिकता के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1909 के जो अधिनियम था उसी में ये सांप्रदायिकता को कानूनी रूप देने का काम किया इसने। जैसे और ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था शुरू करने के कारण इनको हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो व्यक्ति है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य यानी कि जो लॉ मेंबर था उसके रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो जो ऑप्शन ए है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय, देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई?
इसके तहत केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। तो ये भी 1909 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद का आकार मतलब उसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और केंद्रीय विधान परिषद में इनमें 16 से बढ़ाकर कुल 60 सीट कर दी गई, जबकि प्रांतीय विधानसभा में ये संख्या जो है वो समान रही, ये नहीं बढ़ा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी यानी कि 1909 का अधिनियम जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया? ध्यान से देखिएगा। इसके तहत अब सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो थे वो पूछने और बजट पर संकल्प रखने की अनुमति मिली। ठीक है, बहुत एक मतलब एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव कहा जा सकता है उस समय के लिए ये। तो उन जो 1882 का अधिनियम में बजट पर बहस करने की जो सीमित शक्ति मिली थी, ठीक है, वो अब 1909 के अधिनियम में दोनों स्तरों पर, विधान परिषद के स्तर पर, विधान परिषद में मतलब जो चर्चा कार्य है इसका दायरा अब बढ़ा दिया गया। ठीक है, और सदस्यों को अनुपूरक या पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी और साथ साथ बजट पर प्रस्ताव लाने का यानी संकल्प प्रस्तुत करने का भी अधिकार इनको प्राप्त हो गया। तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें 1909 में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति और संकल्प यानी कि प्रस्ताव लाने की भी अनुमति इनको मिल गई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई ऐतिहासिक घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है और एक तरह से मतलब नीरस टाइप का है कि वैसे ही कि हाल ही में अभी बीपीएससी ने अपने एक परीक्षा में प्रश्न पूछा कि मोदी जी ने मार्च के किसी तारीख को ट्वीट करके या ये ट्वीट किसने किया, इस तरह का प्रश्न। तो वैसा ही है, अब क्या पता आयोग कब क्या पूछ ले। तो ये जो प्रश्न है कि 20 अगस्त 1917 को क्या ऐतिहासिक घोषणा किया गया था, तो इस दिन भारत में मतलब क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार को स्थापित करने के लिए मतलब घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था और इसी घोषणा के परिणाम स्वरूप ये जो घोषणा किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप 1919 का अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1919 में पारित किए गए भारत सरकार अधिनियम को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? 1919 में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1909 को हमने पहले देखा कि वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो उस समय हमने देखा था कि क्यों उसको कहा जाता है, तो यहाँ भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस कानून का जब निर्माण किया गया था तो उस समय एडविन मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे। ठीक है, एडविन मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे, लेकिन जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है वो भारत के वायसराय थे। इसी वजह से ये कानून जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया और ये 1921 में, कब ध्यान से देखिएगा, 1921 में पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, पूर्णतः लागू हुआ। ये आया कब था? तो 1919 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1921 में। क्योंकि इस समय आप इतिहास में देखेंगे, चूंकि ये पॉलिटी का विषय है तो इतिहास की चर्चा यहाँ नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए, रिलेट करने के लिए समझना चाहिए कि जब ये कानून आया था तो इसका काफ़ी तगड़ा बहस हुआ था। इसी बीच जालियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला। उसके बाद हम लोगों ने वो मतलब असहयोग आंदोलन चलाया। उसी समय साथ साथ में खिलाफत आंदोलन भी चल रहे थे। तो इतनी जटिलताएं थी सरकार के पास, इतनी चुनौती थी कि इनको लागू करने का समय भी न मिल सका, लेकिन उनकी दमनकारी नीति एक तरह से सफल रही और उन्होंने सारे आंदोलन को दबाकर 1921 में इसे लागू कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों पर, ठीक है, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित दो भागों में विभक्त कर दिया गया?
और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन यानी ये एक तरह से अंग्रेजी शब्द डायरकी का हिंदी रूपांतरण है। कहीं कहीं परीक्षा में सीधे आपको द्वैध शासन न देकर पूछ देगा कि डायरकी की शुरुआत की गई, इसको देवनागरी लिपि में डायरकी लिख देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1919 के जो अधिनियम था उसमें प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय क्या होता था? हस्तांतरित विषय ये होता था कि जिस पर गवर्नर, ठीक है, उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और वहीं आरक्षित विषय वो होता था जिस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से काम करता था। ठीक है, कार्यपालिका परिषद की सहायता से काम करता था। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन नाम दिया गया, और जो द्वैध शासन है वो यूनानी शब्द डायरकी से लिया गया है। ठीक है, इसका एक हिंदी रूपांतरण है ये। इसका अर्थ होता है दोहरे शासन से व्युत्पन्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस अधिनियम ने भारतीय इतिहास में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की? द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। तो 1919 के अधिनियम में ही देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई। इसी के तहत जो भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन का गठन किया गया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को विस्तारित करते हुए निम्नलिखित में से किन समुदायों को भी इनके दायरे में शामिल कर लिया गया? यानी कि सबसे पहले सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है वो उसमें किसको किसको अब यहाँ पर शामिल किया गया? शुरुआत में मुसलमानों को शामिल किया गया था, बाद में इसमें सिख को शामिल कर लिया गया, ईसाइयों को शामिल कर लिया गया, आंग्ल भारतीय यानी अंग्रेज जो भारत में रह रहे थे उनको भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, यूरोपियंस यानी जो यूरोप के मतलब अन्य देशों से जो नागरिक यहाँ आकर बसे हुए थे उनको भी शामिल कर लिया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी, 1 2 3 4 सारे मतलब इनमें शामिल हो जाएंगे, ये सही उत्तर होगा इसका। तो 1919 के अधिनियम ने प्रांतीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार कर दिया। ठीक है, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार कर दिया। अभी तक ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था ये मुस्लिमों तक सीमित था। ठीक है, लेकिन अब इसे सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। और इनके लिए यूरोपियों के लिए भी या अन्य भारतीय जो आंग्ल भारतीय थे, ईसाई थे, उनके सिख थे, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन के रूप में इसको विस्तारित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन का प्रावधान किया गया था? ये जिसके परिणाम स्वरूप 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए इसका निर्माण हुआ। मतलब कब इसका गठन का प्रावधान किया गया कि बाद में चल के 26 में ये तैयार हो गया। ठीक है, तो ये जो गठन है ये 1919 के अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। इसी के चलते जो सिविल सेवक की भर्ती है उसके लिए 1926 में ली आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? ली आयोग। ठीक है, ली आयोग, हाँ, ली आयोग बनाया गया और इसी की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है कि 1926 में जिस सिविल सेवकों की भर्ती के लिए मतलब एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी वो किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ये ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया? अभी भी फिलहाल यही प्रावधान है भारत में। ठीक है, तो ये भी 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था।
और एक मुख्य विशेषता ये थी कि इसकी कि जब केंद्रीय बजट और राज्य बजट मतलब पृथक कर दिया गया, इसके बाद राज्य विधानसभा में को अपना बजट खुद पारित करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार इनके कार्यों की जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किस आयोग का गठन नवंबर 1927 में तय समय से 2 वर्ष पूर्व ही किया गया। ठीक है, तय समय से पूर्व ही किया गया था। तो ये बहुत ही विवादास्पद मतलब एक तरह से रिपोर्ट था जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 1919 का जो अधिनियम था, उनके प्रावधान की उसमें जो कानून बनाए गए हैं उसके व्यवहारिक रूप यानी कि वो जो ज़मीन पर है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसकी समीक्षा के लिए, उसकी जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया गया कि 1919 में लागू हुआ, तो 1929 में मतलब इसका जांच प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में ही जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कर दी। 2 वर्ष पहले ही कहा जाता है कि उस समय ब्रिटेन में चुनाव होने की वजह से ऐसा किया गया था। तो साइमन कमीशन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही विवादास्पद कानून था और इसका बहुत विरोध इंडिया में हुआ था। ये इतिहास का विषय है तो यहाँ हम चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, रिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किस मुख्य कारण से किया था। ठीक है, तो इसमें बहुत अधिक सदस्य थे नहीं, केवल 7 ही सदस्य थे, बहुत अधिक तो नहीं थे। ठीक है, दूसरा है कि इसके अध्यक्ष एक रूढ़िवादी ब्रिटिश नेता थे नहीं, ये एक तरह से एग्जैक्ट कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, और तीसरा है कि इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश श्वेत थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, ये एक कारण हो सकता है। और अगला है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन को तुरंत हटाने की सिफारिश की थी नहीं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। एक प्रश्न तो ये बनता है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे और वे सभी कौन थे, वे सभी अंग्रेज थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। भारत के भविष्य का फैसला करने वाले इस आयोग में किसी भी भारतीय को मतलब स्थान नहीं दिए जाने के कारण कांग्रेस सहित मतलब भारत के सभी राजनीतिक संगठनों ने इसका बहिष्कार किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, अब इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमसे जुड़े रहिए। प्रत्येक सोमवार को इस प्लेटफॉर्म पर बिहार करंट अफेयर का सेशन आता है जो बीपीएससी एवं बिहार में आयोजित होने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमें कमेंट करिए। और जो भी स्रोत है, मटेरियल है, जो पीडीएफ के फॉर्म में मैं अपलोड करता हूं, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इधर कुछ दिनों से टेलीग्राम पर मतलब जो बैन लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा नीट यूजी की परीक्षा के लिए, इस वजह से मैं वहाँ पीडीएफ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए पैनिक ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसे भी आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ मटेरियल अभी मतलब दिया जा रहा है और बहुत जल्द 22 जून के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।